नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम अभी शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास, जो पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, उससे प्रश्नोत्तरी भाग 2, और यह प्रकरण 2 से संबंधित प्रश्नोत्तरी होगी। तो चलिएगा देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो साथियों, पहला प्रश्न हमारा है, सिद्धों की भाषा क्या कहलाती है? सिद्धों की भाषा क्या कहलाती है? ब्रजभाषा, अपभ्रंश भाषा, प्राकृत भाषा या संध्या भाषा? बताइए, सिद्धों की भाषा क्या कहलाती है? तो साथियों, सिद्धों की भाषा जो है वो क्या कहलाती है? संध्या भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? संध्या भाषा कहलाती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिम लोड़ बिलग्य जई पाणे एहि तिम घरणी लई चित्त। पंक्ति किसकी है ना? इसमें कहना चाह रहा है, लोण माने है क्या होता है? नमक है, नमक। और पानी है ना, यह माने कहना है कि जिस तरीके से नमक पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, उसी तरीके से तिमि घरणी लय चित्त है ना। घृणी माने यहाँ होता है गृहिणी, उसी तरीके से गृहिणी के चित्त कैसा होना चाहिए? कि चित्त से क्या हो जाना चाहिए? मिल जाना चाहिए। अब देखिए, किसका है ये? कन्हपा, भद्रपा, सवरपा या सरहपा? किसका कथन है ये? तो ये कन्हपा का है। किसका? कन्हपा। अगला देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार असत्य कथन कौन सा असत्य कथन है? गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपुताने और पंजाब में किया। गुजरात में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान है। तो इसमें से कौन सा असत्य कथन है? तो यहाँ पे ये तीनों जो कथन हैं सही है। इसमें जो गुजरात दिया है स्थान, यहाँ पंजाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पंजाब। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। वज्रयानियों के संबंध में असत्य कथन बताना है। ऑप्शन है, वज्रयानियों की योगतंत्र साधनाओं में मद्य तथा स्त्रियों का विशेषता डोमिनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। निर्वाण के 4 अवयव ठहराए गए: शून्य, विज्ञान, प्रज्ञा और महासुख। तो सही कथन इसमें से कितने हैं? तो ये आपके तीनों सही हैं। इसमें ये असत्य कथन है। निर्वाण के 4 न होके 3 बताए गए, अवयव ठहराए गए। इसमें से शून्य भी है, विज्ञान भी है और महासुख भी है, लेकिन प्रज्ञा इसमें नहीं है। प्रज्ञा नहीं। अब देखिए, महासुख जो है किन दो
का योग माना जाता है। तो इसमें से एक तो प्रज्ञा दिया है, प्रज्ञा के अलावा कौन सा है? उपाय, है ना। अगला प्रश्न देखिए, नाथों के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। इनका समय विक्रम की 12वीं शताब्दी माना जाता है। रत्नाकर जोपम नामक पुस्तक के अनुसार मीन नाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछुआरे थे। रत्नाकर जोपम ग्रंथ के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ चरपटिया नाथ के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे। बताइए। देखिए, इसमें राहुल सांकृत्यायन और रत्नाकर जोपम के अनुसार जो कथन है वो कहीं ना कहीं हमको ये दोनों सत्य मानने हैं। और जोपम नामक पुस्तक के अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछुआरे थे, ये भी बात सही है। तो ये कथन आपका कैसा है? तीनों सत्य। ये असत्य है क्या? कि इनका समय विक्रम की 12वीं शताब्दी नहीं था। कितना था? 10वीं। कितना था? 10वीं शताब्दी। ठीक है। अगला प्रश्न, असत्य कथन का चयन करना है। सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। ठीक है। गोरख सिद्धांत संग्रह में नाथ पंथ के प्रवर्तकों के नाम उल्लेखित है। ठीक है। नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। ये भी ठीक है। अगला है, चरपट नाथ प्रसिद्ध रसायनी भी थे। चरपट नाथ प्रसिद्ध रसायनी भी थे? नहीं, चरपट नाथ रसायनी नहीं थे। कौन थे? है ना, ये गलत है। तो कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन थे। नागार्जुन। अगला है, कनफटा योगी किसे कहा जाता है? कनफटा। सिद्धों को, नाथों को, जैनियों को, संतों को। देखिए, कनफटा योगी, क्योंकि ये योगी क्या करते थे? अपने कानों में भारी भारी कुंडल पहना करते थे, जिसके कारण क्या होते थे? कान कट या फट जाते थे। इसलिए इनको कनफटा योगी कहा जाता है। तो किनको कहा जाने लगा कनफटा योगी? नाथों को। किनको? नाथों को। अगला देखिए, नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य किन लोगों पर पड़ा? ईसाइयों पर, बौद्धों पर, मुसलमानों पर या जैन? नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव जो हिंदुओं के अलावा किनके ऊपर और पड़ा? तो मुसलमानों पर। किस पे पड़ा है? मुसलमानों। अगला है, नाथों के साहित्य की भाषा क्या थी? नाथों के साहित्य की भाषा क्या थी? नागर, अपभ्रंश या ब्रज? खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, सदुपकड़ी? पंजाब मिश्रित खड़ी बोली, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली या ब्रज मिश्रित राजस्थानी? तो सही जवाब हो जाएगा इसका खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। अगला है, उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस साहित्य के लिए है? नाथ के लिए, सिद्ध के लिए, जैन के लिए या रासो के लिए? तो साथियों, यह आचार्य शुक्ल नाथ और सिद्ध के लिए है। माने कि
ऑप्शन आपका डी 1 व 2 सही है। ठीक है, शुद्ध साहित्य की बात किया है तो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है किनकी, नाथ और सिद्ध। अगला देखें, सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं सवरपा, सरहपा, मणिभद्रपा या नागार्जुन। तो सबसे पुराने सरहपाद हैं। निम्न में कौन नाथ और सिद्ध दोनों परंपराओं में आते हैं? नागार्जुन चरपट जलंधर, नागार्जुन मत्स्येंद्र जलंधर, गोरखनाथ चरपट मत्स्येंद्रनाथ या नागार्जुन चरपट और मत्स्येंद्राय। बताइए सही जवाब क्या है इसमें से कि जो नाथ और सिद्ध दोनों परंपराओं में आते, तो सही जवाब है नागार्जुन चरपट और जलंधर। अगला प्रश्न है, हठयोग का प्रवर्तन किसने किया है? हठयोग का नागार्जुन ने, मत्स्येंद्रनाथ ने, जलंधरनाथ ने या गोरखनाथ? हठयोग का प्रवर्तन किसने किया है? बताइए। देखिए हठयोग प्रवर्तक थे हठयोग के गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ थे। ठीक है, इन्होंने हठयोग का प्रवर्तन किया। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के विषय में असंगत कथन क्या है? इसके रचयिता हेमचंद्र थे। यह एक साहित्यिक ग्रंथ था। इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ। कौन सा सही है? तो ये इसके रचयिता हेमचंद हैं, सही है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश है, सही है। दोहा छंद प्रयोग हुआ, सही है। लेकिन बी ऑप्शन देखिए आप, ये साहित्यिक ग्रंथ लिखा है इसमें। ये साहित्यिक ग्रंथ नहीं, व्याकरण ग्रंथ। अगला देखिए, कुमारपाल चरित नामक द्विआश्रय काव्य की रचना किसने की? हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग या विद्याधर? कुमारपाल चरित किसकी रचना है? कुमारपाल चरित रचना है हेमचंद्र की। किसकी है? हेमचंद। रावण जायऊ जह तिहाई तह मुँह एक शरीर, चिंता विय तई यही जननी कवण प्यावो खीर। पंक्ति किसकी है? खीर माने क्षीर, क्षीर माने दूध। रावण जो माँ है वो 10 मुंह और एक शरीर देख के सोचती है, चिंता में है कि मैं इसके जो 10 मुख हैं, इनके 10 मुख में से किस मुख में दूध पिलाऊं। तो ये कथन हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग या विद्याधर किसका है? बताइए। तो यह है सोमप्रभ सूरी। अगला देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध नामक रचना किसकी है? कुमारपाल प्रतिबोध हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग या विद्याधर? हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग या विद्याधर? किसकी पंक्ति? बताइए। तो यह पंक्ति है, जो यह रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, यह रचना है सोमप्रभ सूरी की। किसकी? सोमप्रभ सूरी।
अगला देखिए, भला हुआ जू मारिया बहिनी हमारा कर या महारा खन, लज्जे जम तू वैसे हो जड़ भग्गा घर पर। प्रस्तुत पंक्ति किसकी? भला हो गया कि मारा गया, जो बहन हमारा पति था वो भला हुआ मारा गया। यदि वह युद्ध में बिना लड़े भाग आता तो मुझे अपनी जो साथ की स्त्रियां थी उनके सामने लज्जित होना पड़ता। यह पंक्ति किसकी है? हेमचंद की, सोमप्रभ सूरी, मेरपुंग या विद्याधर? किसकी पंक्ति है बताइए? भला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा, तो यह पंक्ति हेमचंद की है। किसकी है? हेमचंद। असत्य कथन बताना है। जैनाचार्य मेरपुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया। इसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इसके कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे प्राकृत संस्कृत के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। बताइए कौन से कथन को आप सत्य बताएंगे? बताइए। तो देखिए, ये जैनाचार्य मेरपुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, सही है। इसमें पुराने राजाओं का आख्यान संग्रहित है, सही है। इसके कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुंज के दोहे प्राकृत तथा संस्कृत के बहुत ही पुराने नमूने नहीं, ठीक है। ये दोनों भाषाएं नहीं थी। कौन सी थी? अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश भाषा के। ठीक है, अगला देखते हैं। मुंज भड़ई मुड़ाल वई, जुब्बण गयूं न झूरी, जय शक्कर संग शक्कर सैखंड थी तो इस मीठी चूर। प्रस्तुत दोहे के में मुंज के द्वारा किसे संबोधित किया गया? देखिए, मुंज यह बात मुड़ालवई माने मृणालवती, मुड़ालवई माने मृणालवती से कहते हैं कि हे मृणालवती, है ना। जुब्बण माने यौवन, है ना। यौवन के झुक जाने से या है ना, यौवन के घट जाने से, उसका आकर्षण कम हो जाने से, है ना, मेरा जो तुम्हारे प्रति प्रेम है, लगाव है, वो कम नहीं होता। कि जिस प्रकार से शक्कर के खंड खंड हो जाने से उसमें जो मीठी चूरी होती है, उसमें भी जो चूरी होती है उसमें भी मीठापन बचा रहता है। माने यौवन का घट जाने से यौवन का आकर्षण कम नहीं होता, जिस प्रकार से जो शक्कर है उसके चूरे का भी मीठापन कम नहीं होता। तो यह कथन संबोधित किया है मुंज ने राजा भोज, स्वयं को, मृणालवती को या कृष्णावती को। तो यह मृणालवती, ठीक है, किसको? मृणालवती को संबोधित किया है। साथियों, ये हमारे महत्वपूर्ण आचार्य शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। उससे ये हमारे प्रकरण 2 ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। अब साथियों, हम अगले आपके सीरीज में प्रकरण 3 से प्रश्न लेके आएंगे। किससे? प्रकरण 3 से, अगले भाग में प्रकरण 3 से, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करते रहिए साथियों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।